हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिन से क्लास 11 का मैंने कोई भी जो है वीडियो अपलोड नहीं किया है। उसका कारण आप जान रहे हैं कि बहुत सारे दूसरे दूसरे 10, 12 और 1 मिनट 2 मिनट्स ट्रिक वाले कई वीडियो मैंने अपलोड किए थे। लेकिन मुझे लगा कि अब जो है आपकी पढ़ाई आरंभ हो गई होगी, तो इसलिए चलो कोई एक वीडियो जो है अपलोड करते हैं। हम लोगों ने इसके पहले क्लासेस में बीमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला को पढ़ लिया था। और अब जो है आपका मोशन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, एक बीमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन, कई सारी चीजें कहते हैं। आज हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि परंपरा है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय प्रशांत सर। और आप लोग निश्चित रूप से पढ़ाई आरंभ कर दिए होंगे, तो चलिए, और इसके पहले के जितनी भी क्लासेस उसको पूरा कर लिए होंगे, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अगर अभी भी आप लोगों ने इसके पहले की क्लासेस को पूरा नहीं किया है, तो पहले उसको जरूर पूरा कर लीजिए, उसके बाद इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, वन डायमेंशन मोशन, एक बीमीय गति। आज इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 11 का ही है ये। और इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज मोशन, व्हाट इज स्टेशनरी। हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं इसे हम लोग यांत्रिकी या मैकेनिक्स कहते हैं। आप लोगों ने इंजीनियरिंग का भी ब्रांच सुना होगा जरूर, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिकल, काफ़ी सारे ब्रांचेज होते हैं, उसमें मैकेनिकल ब्रांच जो है एक प्रमुख ब्रांच है। तो मैकेनिकल में या मैकेनिक्स में हम पढ़ते क्या है, याद रखिए, हम लोग मैकेनिक्स या मैकेनिकल में हम लोग मुख्य रूप से, ये मत सोचिएगा कि आप मैकेनिक कोई भी जो है मोटरसाइकिल ठीक कर रहा है, स्कूटर ठीक कर रहा है, जो मैकेनिक है उसके बारे में पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं कि कोई बॉडी क्या मोशन में है या बॉडी जो है स्टेशनरी है, मतलब बॉडी रुका हुआ है या बॉडी जो है गतिशील है। ये दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें बेसिकली पढ़ते हैं। मैकेनिक्स, ये इसके दो पार्ट है, स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान। स्टैटिक्स, बॉडी इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेशनरी पॉइंट। याद रखिए, अगर बॉडी किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष भी स्थिर है, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई जरूरी नहीं कि उसके ऊपर बल नहीं लग रहा है, हो सकता है उसके ऊपर एक से अधिक बल लग रहा है, फिर भी वस्तु जो है स्टेशनरी है। और अगर हम उसको हम पढ़ रहे हैं तो हम उसको कहेंगे स्टैटिक्स। स्टैटिक्स या स्टेशनरी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, गति विज्ञान, डायनामिक। हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, डायनामिक। बॉडी इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेशनरी पॉइंट। इसको आगे हम लोग क्लियर करेंगे, रेफरेंस फ्रेम्स क्या है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इसका क्या मतलब है। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि क्या आप मेरे सामने बैठे हुए हैं तो स्टेशनरी है या आप मोशन में हैं, तो आपका क्या जवाब होगा। आप कहोगे मैं हम तो बैठे हुए हैं, लेकिन क्या वास्तव में आप बैठे हुए हैं क्या। अगर पूरी पृथ्वी तो मूव कर रही है, तो उस कंडीशन में तो आप मूव कर रहे हैं। आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, आप सामने वाले व्यक्ति के सापेक्ष रुके हुए हैं, लेकिन ट्रेन तो पूरी गति कर रही है, तो बाहर के जमीन के सापेक्ष क्या हो रही है, आप गतिशील है। तो आपकी स्थिति, आप गतिशील हो या स्थिर हो, ये निर्भर करता है इसके ऊपर कि आप किस बॉडी के सापेक्ष आपको देख रहा है। उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट जब हम लोग पढ़ेंगे उस समय जो है हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे। अब देखिए, ये जो गति विज्ञान है इसका दो है, शुद्ध गति विज्ञान जिसको हम लोग काइनेमेटिक्स कहते हैं, और उचित गति विज्ञान, प्रॉपर डायनेमिक्स। याद रखिएगा, दो अलग अलग भाग है। हम लोग इस जो चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स। एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर डायनेमिक्स एंड काइनेमेटिक्स। क्या दोनों गति के बारे में नहीं है, क्या है गति के बारे में। इसको शुद्ध गति विज्ञान इसलिए कहते हैं, काइनेमेटिक्स इसलिए कहते हैं, क्योंकि जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम लोग ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि बॉडी जो है गतिशील है या स्थिर है, तो किसके सापेक्ष गतिशील है या स्थिर है। हम लोग क्यों गतिशील है या क्यों स्थिर है, क्यों का जवाब हम नहीं ढूंढते। हम लोग केवल इस बात का जवाब ढूंढते कि बॉडी अगर गतिशील है
तो कितनी उसकी गति है, उसमें त्वरण है कि नहीं, वो एक्सेलरेटेड मोशन में है या फिर जो है वो परिवर्ती गति कर रहा है या एक समान गति कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। हम ये नहीं जानना चाहते कि क्यों गति कर रहा है, किस लिए गति कर रहा है, ये हम नहीं जानना चाहते। जब इस बात के बारे में हम नहीं जानना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। और उचित गति विज्ञान क्या है, प्रॉपर डायनेमिक्स क्या है? आपको अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो क्यों मूव कर रहा है, किस बल के कारण मूव कर रहा है, उसके मूव होने के पीछे कारण क्या है? अगर स्टेशनरी है तो क्या बल नहीं लग रहा है, या अगर एक से अधिक बल लग रहा है लेकिन सभी बल इक्वल एंड अपोजिट है, उसका परिणामी बल शून्य है, इसके कारण स्टेशनरी है। अगर हम वस्तु की गति या स्थिति के बारे में हम उसके कारण को ढूंढते हैं तब उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं उचित गति विज्ञान। जो हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वगैरह पढ़ेंगे वो प्रॉपर डायनेमिक्स में आएगा। अब देखिए इस चैप्टर में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इन मोशन, बॉडी जो है मोशन में है। किस बॉडी को हम मोशन करेंगे? अगर एक बॉडी है, कोई एक पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है, इसको हम ओरिजिन कह सकते हैं, शून्य बिंदु कह सकते हैं, और इस पॉइंट के सापेक्ष अगर वस्तु लगातार जो है उसकी स्थिति में जो है ए है, बी है, सी है, ये एक दिशा में, या हो सकता है घूमते हुए, ये सीधी सरल रेखा में भी जा सकता है, या ऐसे गति करते हुए इधर से इधर गया और फिर वापस आया, ऐसे भी गति कर रहा है, कैसे भी गति कर रहा है। तो अगर समय के साथ अगर वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, बॉडी कैसी है? गतिशील है। अब देखिए बिंदु वस्तु, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बिंदु वस्तु सुनने से तो बहुत सरल लगता है, कोई बहुत छोटी वस्तु है, ऐसी कोई वस्तु है जो बिंदु आकार की है तो उसको हम बिंदु वस्तु कहेंगे। क्या ये सही डिफिनेशन है? आप कह रहे हैं सही है सर, बिंदु मतलब बहुत छोटी वस्तु। देखिए कहीं पे पूरा जो है पृथ्वी भी जो है बिंदु वस्तु हो सकता है, एक ट्रेन भी जो है बिंदु वस्तु हो सकता है, एक कार भी बिंदु वस्तु हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक चींटी भी जो है बिंदु वस्तु नहीं हो, एक बिलियर्ड के टेबल पे एक बिलियर्ड का बॉल भी बिंदु वस्तु नहीं हो। तो क्या चीज के ऊपर निर्भर करता है कि कब कोई वस्तु को हम बिंदु वस्तु मानेंगे और कब नहीं मानेंगे। याद रखिएगा, when the size of the body is very smaller than the path traveled, अगर बॉडी जितनी दूरी तय कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगर एक ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है, इसके ऊपर एक ट्रेन जो है, मैं ट्रेन का चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बनेगा नहीं मुझे पता है। एक ट्रेन जो है ये मूव कर रहा है, यहां से ये यहां आ गया, यहां आ गया, ठीक है। अब ये जो दूरी है, ये कल्पना कीजिए कि कलकत्ता से स्टार्ट हुआ और ये बॉम्बे की तरफ जा रहा है। जब ये रायपुर या भिलाई पहुंचेगा तो उस समय कलकत्ता से मुंबई तक की जो दूरी है उसकी तुलना में ट्रेन की जो लंबाई है वो नगण्य है, बहुत ही छोटी है। जितनी दूरी ये तय कर रहा है उसकी तुलना में बॉडी का आकार जो है बहुत छोटा है। तो ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग क्या कहेंगे? बिंदु वस्तु कहेंगे। अगर पूरे सौरमंडल को ले, आप जानते हो सूरज जो है सन है और इसके चारों तरफ विभिन्न ग्रह जो घूम रहे हैं, मान लो अर्थ ले रहे हैं, तो पूरे सौरमंडल का आकार की तुलना में पृथ्वी का आकार जो है बिंदु वस्तु ले सकता है, बहुत ही छोटी वस्तु है। लेकिन कल्पना कीजिए कि एक बोर्ड है, इतना बड़ा ये मेरा एक बोर्ड है मान लीजिए, अब बोर्ड के ऊपर अगर ये जो गोला है ये मूव करके यहां आ गया, अभी सोलर सिस्टम नहीं, मान लो ये गोला है, स्फीयर है, ये मूव करके यहां आ गया, तो इस बोर्ड के आकार में क्या ये गोले का आकार क्या बिंदु वस्तु होगा? क्या आप कहोगे निश्चित रूप से नहीं होगा, क्योंकि पूरे बोर्ड के आकार की तुलना में ये गोले का आकार जो है नगण्य हम नहीं मान सकते हैं। तो अगर हम इसको नगण्य नहीं मानेंगे तो ऐसे कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? बिंदु वस्तु नहीं होगा। तो मुख्य रूप से हमको देखना है कि जो पाथ ट्रेवल कर रहा है, बॉडी पाथ जितना दूरी तय कर रहा है उसकी तुलना में वस्तु का आकार अगर नगण्य है तो हम उस कंडीशन में इसे हम बिंदु वस्तु कहेंगे, और अगर नहीं है तो हम बिंदु वस्तु इसे नहीं कहेंगे।
हम लोग यहाँ पे जो उचित इसमें जो काइनेमेटिक्स में लेंगे वो सब समय हम लोग ये मान के चलेंगे कि वस्तु जो है का आकार जो है बिंदु वस्तु है, और उसी के आधार पे हम लेंगे। याद रखेंगे, हम वस्तु का आकार को क्या लेंगे, बिंदु वस्तु मान करके ही सभी गणनाएं करेंगे। इसलिए हमें जो है यहाँ पे यही मानना है, बड़े आकार की वस्तु है फिर भी हम यही मानेंगे कि वस्तु जो है बिंदु वस्तु है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसा कि मैं बताया, जब भी जो है आप कोई वस्तु को ले रहे हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया कि कई बार जो है ऐसी स्थिति आएगी कि एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु गतिशील होगी और किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष वो स्थिर हो सकती है। जैसा कि मैंने ट्रेन का उदाहरण बताया कि एक व्यक्ति ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है और किसी दूसरे व्यक्ति को देख रहा है, तो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर है, लेकिन जब वो बाहर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी जो है पीछे भाग रही, जमीन जो है पीछे भाग रही। क्यों ऐसा उसको अनुभव होता है? क्योंकि जमीन के सापेक्ष वो स्थिर नहीं है, क्या कर रहे हैं, वो गति कर रहे हैं। तो हम किसके सापेक्ष देख रहे हैं इसके ऊपर है। जब हम पृथ्वी के ऊपर की कोई भी चीज देखते हैं तो हम पृथ्वी जमीन की तुलना में हम उसकी तुलना करते हैं कि जमीन की तुलना में क्या उसका स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, क्या एक निश्चित पॉइंट की तुलना में उसकी परिवर्तन हो रहा है। अगर परिवर्तन हो रहा है तो हम ये मानते हैं कि वो इस परिवर्तिव है, मतलब वो गतिशील है, और अगर परिवर्तन नहीं हो रहा मतलब वो स्थिर है। लेकिन अगर पूरी पृथ्वी की तुलना देखेंगे, सौरमंडल की तुलना में देखेंगे तो पृथ्वी तो स्वयं घूम रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित सभी वस्तुएं जो है वो क्या होंगी, घूम रही है। तो यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम जो है ये बहुत जरूरी है, और इस चैप्टर में हम लोग ये ये रेफरेंस फ्रेम भी हो सकता है, कई बार गतिशील हो सकता है, कई बार स्थिर हो सकता है। तो याद रखिएगा कि इस चैप्टर में हम लोग सब समय ऐसा एक रेफरेंस फ्रेम लेंगे जो कि स्टेशनरी है, गतिशील नहीं है। वो कैसा है, स्टेशनरी है। स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम लेकर के ही हम इसको जो है हल करेंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहां तक जो है हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे गति के प्रकार, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। देखिए, अगर हम इसको सिंपल शब्दों में डिफाइन करना चाहे तो बहुत सरल है ये। ध्यान दीजिए, वन डायमेंशन, अगर सिंपल शब्द में कहें तो स्ट्रेट लाइन मोशन। कैसा मोशन है ये, स्ट्रेट लाइन मोशन, एक सरल रेखा में गति कर रही है, तो हम उसको कहेंगे वन डायमेंशन मोशन। उदाहरण के लिए एक ट्रेन जो है पटरी के ऊपर चली जा रही है, दैट इज वन डायमेंशन मोशन। आपने एक बॉल में बिलियर्ड्स की टेबल के ऊपर आपने बॉल को सीधे मारा और जाके टकराया और दूसरा गोटी जो है सीधा चला गया, वन डायमेंशन मोशन होगा। एक कैरम की बॉल पे आपने क्या किया, एक कैरम की गोटी से दूसरी गोटी को, स्ट्राइकर को मारा और ये सीधे जो है आगे जो है चला गया, वन डायमेंशन मोशन होगा। ये सारे जो है वन डायमेंशन मोशन होंगे। टू डायमेंशन मोशन क्या होगा, मोशन इन अ प्लेन, एक पृष्ठ पर गति, ये सरल रेखा गति, पृष्ठ में गति, एक प्लेन पे। आपने कैरम बोर्ड लिया, आप जानते होंगे कैरम बोर्ड खेले होंगे आप लोग, ऐसा रहता है। अब यहां से आप एक गोटी को यहां रख रहे हैं, यहां पे एक गोटी को मारे और ये गोटी को किनारे मारे, ये टकरा करके इधर गए, कट जिसको शॉट कहते हैं, तो ये मोशन क्या हो जाएगा, टू डायमेंशन मोशन होगा। आप क्रिकेट जरूर खेलते होंगे, क्रिकेट में जो है बॉलर जो है फास्ट बॉलिंग करता है, बिना स्विंग के बॉलिंग करता है, सीधे सीधे जो है बिना स्विंग के सीधे जाती है बॉल, तो या तो बॉल ऊपर जाएगी या आगे जाएगी, ऊपर नीचे जाएगी या आगे जाएगी। बॉल जो होगा
वो कैसे जाएगा, बॉलर के हाथ से छूटने के बाद ये ऐसे जाएगी और फिर टप्पा खाने के बाद ऊपर उठेगी। तो इसका जो मोशन होगा ये क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशन मोशन होगा। याद रखिए, एक छिपकली जो है दीवार पे घूम रही है, उसका मोशन भी क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशन मोशन होगा। तो बहुत सिंपल है। इसी तरह से 3 डायमेंशन मोशन, इसको कहेंगे मोशन इन अ स्पेस, आकाश में गति। अब आकाश का मतलब सिर्फ आकाश नहीं है, पानी में भी मछली जो गति होगी वो भी 3 डायमेंशन होगा। आकाश में कोई चिड़िया उड़ रही है या हवाई जहाज उड़ रहा है तो उसकी गति क्या हो जाएगी, 3 डायमेंशन मोशन होगा। वो 3 दिशाओं में जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, लेफ्ट भी अपने जा सकता है और एक तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तीनों डायरेक्शन। एक बॉलर स्पिन बॉलिंग जो करता है वो कैसी गति करता है, बॉल सीधे जाती है, स्लो हवा में भी ऊपर नीचे हो सकता है और साथ ही साथ टप्पा खाने के बाद क्या हो जाता है, वो मुड़ भी जाता है। बॉल जो है ये सीधा जा रहा था, नॉर्मल गेंद जो है इधर जाती है, ये क्या हो गया, ये मान लो हमारा ये ऐसा जो है मुड़ गया। 2 डायमेंशन को हम 3 डायमेंशन में नहीं दिखा सकते। हम लोग पढ़ाने का तरीका 2 डायमेंशन में है, इसलिए जब भी कोई चीज 3 डायमेंशन में होता है तो चूंकि हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, आपको समझने में दिक्कत होती है। जितना आप 1 से 2, 2 से 3 में जाएंगे, कठिनाई का स्तर बढ़ते जाएगा। तो 3 डायमेंशन मोशन होता है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए स्पेस। हवाई जहाज का जो गति होगा मोशन इन ए स्पेस होगा, यानी कि 3 डायमेंशन मोशन होगा। एक बॉलर जो है स्ट्रेट बॉलिंग कर रहा है, सीधे सीधे बॉल फेंक रहा है, 2 डायमेंशन होगा, लेकिन स्पिन कर रहा है या स्विंग करा रहा है तो 3 डायमेंशन मोशन होगा। तो सिंपल शब्दों में समझने में इसको ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप 1 डायमेंशन मोशन में समय के साथ केवल एक वेरिएबल काम करता है, टाइम के साथ अगर इसका ये खींचेंगे तो केवल एक वेरिएबल होगा। 2 डायमेंशन में x और y 2 वेरिएबल होगा। 3 डायमेंशन में x, y, z 3 बीमा रहेगा, 3 डायमेंशन रहेगा, उसे हम लोग 3 डायमेंशन मोशन कहेंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और गहराई से सोचे तो इसमें बहुत सारी नई नई चीजें उभर के आती है। वास्तव में डायमेंशन क्या है, डायमेंशन इज ए फ्रीडम कह सकते हो और कह सकते हो रिस्ट्रिक्शंस, दोनों है। 1 डायमेंशन मोशन को मूव करने के लिए कितना फ्रीडम है, फ्रीडम है केवल एक डायरेक्शन में जा सकता है। आपको जो है मम्मी कही है कि सीधे स्कूल जाना और स्कूल से घर आ जाना, मतलब आपका और कहीं नहीं जा सकते। दोस्त के साथ जो है किसी दिन जो है क्लास बंक करके इधर उधर नहीं भाग सकते, सीधे स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, एक रिस्ट्रिक्शन लग गया, 1 डायमेंशन मोशन हो गया। 2 डायमेंशन मोशन में क्या है, अब 2 दिशाओं में जा सकते हैं। आपका डायरेक्शन जो है क्या हो गया, एक ट्रेन जो है सीधे पटरी पे चली जा रही है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, पटरी पे ही चलना है। अगर पटरी से उसका मन हुआ 2 डायमेंशन में जाने के लिए, पटरी से उतर गया तो फिर वो उसकी गति खत्म हो गई। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है। 1 डायमेंशन मतलब एक स्ट्रेट में जाना है। 2 डायमेंशन मतलब एक कार चला जा रहा है, वो बड़े आराम से जो है प्लेन में जो है कहीं भी मुड़ सकता है, गली में मुड़ जा सकता है, कहीं भी रोड के ऊपर चलते चलते जो है दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जा सकता है, उसके ऊपर फ्रीडम है कहीं पे भी प्लेन में जाने का। तो ये 2 डायमेंशन हो गया। क्या वो हवा में जा सकता है, नहीं जा सकता, इसलिए उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि वो स्पेस में नहीं जा सकता। एक कार जो है चलाते चलाते स्पेस में नहीं जा सकता। बहुत सारे लोग स्टंट करते हैं मोटरसाइकिल से कि चलाते चलाते मोटरसाइकिल को हवा में ले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो 3 डायमेंशन में क्या होगा, 3 डायमेंशन में आपके पास रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन बहुत कम है। आप सीधे भी जा सकते हो, एक प्लेन में भी जा सकते हो, या आपकी इच्छा हुई तो आकाश में भी उड़ जा सकते हो। आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप जो है सीधे जा रहे हो, या आपके पास जो है कहीं मुड़ जाने की पॉसिबिलिटी है। और अगर आप एरोप्लेन चला रहे हो तो फिर आपके पास ये चिड़िया के पास क्या कि वो आराम से जमीन पे जा सकता है, साथ ही साथ हवा में भी उड़ जा सकता है।
तो यहाँ पे जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन सबसे कम है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी जो है 2020 चल रहा है, आप 2022 में चले जाओ या 1920 में चले जाओ, जा पाओगे क्या? नहीं जा पाओगे। न्यूटन ने थ्री डायमेंशन लिया, लेकिन आइंस्टीन ने एक और आगे बढ़ते हुए उन्होंने टाइम को भी एक डायमेंशन लिया और उसको 4 डायमेंशन कहा कि टाइम इज द 4 डायमेंशन। और उसी के ऊपर आधारित है हमारा विभिन्न तरह के टाइम मशीन है। लेकिन वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग बाद में कभी भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो है टाइम मशीन का एक कल्पित कॉन्सेप्ट अभी तक है, हो सकता है कभी सही हो जाए, लेकिन अभी तक तो यही है कि ये कल्पित है। तो टाइम को भी हम एक रेफरेंस में एक डायमेंशन ले सकते हैं, लेकिन अभी जो हम लोग को पढ़ना है वो 3 डायमेंशन तक ही पढ़ना है, याद रखिए। तो 1 डायमेंशन मोशन मतलब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, 2 डायमेंशन मोशन मतलब मोशन इन ए प्लेन, 3 डायमेंशन मोशन मतलब मोशन इन अ स्पेस। इस चीज़ों को आपको याद रखना है। और यहाँ से आज का जो चैप्टर है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। आज का जो अभी हम लोगों ने लेक्चर सुना ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज सबसे पहले जो है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, और दूसरा जो है स्पीड एंड वेलोसिटी। ये 2 जो फिजिकल क्वांटिटी है इसके ऊपर चर्चा हम लोग करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर 3.2 में। तो मेरे साथ बने रहिए। और अगर अभी तक आपने जो है पढ़ाई चालू नहीं किया तो पढ़ाई चालू कर दीजिए, और उसके बाद अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मुझे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे वो भी मेरे लेसन्स का जो है फ़ायदा हो सके। तो थैंक यू अगेन मेरे साथ क्लासेस करने के लिए, फिजिक्स का सफ़र को तय करने के लिए। थैंक यू।